हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसमें हम आज लोग करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का अपना सेकंड लेक्चर। इसमें हम लोग मेनली आज हम लोग कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ये लेक्चर आप बिल्कुल से भी मिस मत करना। इसमें हम सिर्फ वही चीज़ें कवर करेंगे जो चीज़ें हमें फिजिक्स में यूज आने वाले हैं। तो ये चीज़ें हम बहुत ही बढ़िया लेवल पे पढ़ेंगे, मतलब कि फ़िज़िक्स में हमारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएँ हम। तो उसके लिए हम लोग आज अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो इसके पहले मैं आपको थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलस, ठीक है ना। कैलकुलस इन्वेंट किसने किया? कैलकुलस को जो इन्वेंट किया वो दो साइंटिस्ट थे। एक तो थे न्यूटन और दूसरे थे लेबनिज, ठीक है ना। लेबनिज और न्यूटन ने मिलके कैलकुलस को सबसे पहले इन्वेंट किया। न्यूटन एंड लेबनिज। लेबनिज और न्यूटन ने मिलके कैलकुलस को इन्वेंट किया। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब आप मैथमेटिक्स में कैलकुलस को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना ज़्यादा हेल्प करता है। कहीं पे भी अगर आपको कहीं भी वेरिएबल का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको कैलकुलस का यूज करना पड़ता है। जहाँ भी आपको फिजिक्स में किसी भी वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा, जैसे दिया हुआ है आपको कि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वेरी करती है या तो किसी ऑब्जेक्ट का मास वेरी करता है, तो उसके लिए किसी भी पॉइंट पे फोर्स कैसे निकालना है, किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे तो आपको कैलकुलस की स्टडी करना पड़ेगा। कैलकुलस आपको आना चाहिए, तभी आप उसको निकाल पाओगे। अगर कहीं पे आपको रेट ऑफ चेंज निकालना हुआ, जैसे आपको वेलोसिटी निकालनी हुई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वहाँ पे भी क्या ज़रूरत पड़ेगी? आपको कैलकुलस की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं भी फिजिक्स में अगर वेरिएबल की प्रॉब्लम आती है, जहां पे क्या करता है, जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा है, तो उसमें अगर हमें निकालना हुआ वेलोसिटी या तो फिर एक्सेलरेशन या तो जो भी हमें निकालना पड़ेगा, तो उसके केस में हम क्या करेंगे? कैलकुलस का यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये न्यूटन और लेबनिज ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। दोनों साइंटिस्ट का योगदान है कैलकुलस में, है ना। तो न्यूटन जो है वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, है ना। आप न्यूटन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। न्यूटन्स ने क्या दिया? इक्वेशन ऑफ मोशंस दिया है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है ना। क्लासिकल मैथमेटिक्स अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान है और न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। कहानी एक बताई जाती है कि न्यूटन ने बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर अपने बनाए हुए थे, लेकिन क्या हुआ कि किसी वजह से मतलब एक बिल्ली की वजह से उस पर क्या हुआ कि कभी उस पर मोमबत्ती या कुछ जल रहा था जो उसके रिसर्च पेपर पे गिर गया और बहुत सारे रिसर्च पेपर उनके जल गए और उसको वो दे ही नहीं पाए। तो न्यूटन जो है वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका आप योगदान बहुत जगह पे देखोगे। एक्चुअल में न्यूटन क्या थे? न्यूटन एक मैथमेटिशियन थे। एक्चुअल में वो मैथमेटिक्स को सॉल्व करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे मैथमेटिक्स करते करते उन्होंने फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट कर डाली, है ना, जो हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो क्लासिकल मैथमेटिक्स की अगर बात आती है तो न्यूटन का हमारा बहुत बड़ा योगदान है। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है, जिसकी वजह से हम प्लैनेटरी मोशन और जितने भी मोशन है सबको हम लोग समझ पाते हैं, है ना। तो न्यूटन बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स में, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। लेबनिज और न्यूटन ने मिलकर कैलकुलस को इन्वेंट किया था, कैलकुलस के बारे में सबसे पहले खोजा था। तो कैलकुलस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक क्या होगा हमारा? डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा हमारा होगा इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में भी हमारा दो पार्ट आता है। एक होगा हमारा इनडेफिनिट
इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा क्या आएगा हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा कैलकुलस का ब्रेकडाउन पार्ट है जिसको हमें स्टडी करना है अपने फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहेगा डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है हमारा क्या, डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग देखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि आप जो है अपने 18th बर्थडे को आपकी हाइट थी 160 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 160 सेंटीमीटर आपकी, 160 mm आप बोल सकते हो या सेंटीमीटर, जितनी भी आपकी हाइट थी। और उसके बाद क्या हुआ, आप जो है जब नेक्स्ट बर्थडे आपका आया तो आपकी हाइट क्या हुई, बढ़ के 162 सेंटीमीटर हो गई, है ना। 2 सेंटीमीटर आपकी हाइट क्या हो गई, या आप बोल सकते हो 12 सेंटीमीटर आपकी हाइट बढ़ गई। नेक्स्ट बर्थडे पे क्या हो गया, आपकी हाइट 172 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है ना, 172 सेंटीमीटर जब आपकी हाइट हो गई तो आप क्या बोल सकते हो कि एक साल में ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एक साल पहले जब आपका बर्थडे था, जब आपका 18th बर्थडे था, तब आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर थी और जब आपका 19th बर्थडे आया तो अचानक से आपकी हाइट बढ़ के 172 सेंटीमीटर हो गई। ऐसा तो हुआ नहीं होगा, है ना। क्या हुआ होगा कि ग्रेजुअली हर दिन आप धीरे धीरे बढ़ते गए होगे और जाके जब आपने मेजर किया अपने 19th बर्थडे को तो आपकी हाइट कितनी हो गई, 172 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 172 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट हो गई तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो बढ़ने का आपका रेट है वो हर दिन चल रहा था, हर दिन आप कुछ ना कुछ बढ़ते जा रहे थे। हालांकि वो मेजरेबल नहीं था। जब आपने अपने 12th बर्थडे को मेजर किया तब आपको लगा कि आप कितने सेंटीमीटर बढ़ गए, 12 सेंटीमीटर आप बढ़ गए। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस जो होता है वो ग्रेजुअल चलता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है कि आप 160 के थे 18th बर्थडे को और 19th बर्थडे को आपको खींच के किसी ने बढ़ा दिया, आप 172 हो गए, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो अगर ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है तो अगर हमें निकालना हुआ कि पर डे हमारी हाइट कितनी बढ़ रही है ना, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए अगर हम निकालेंगे हमारी हाइट या कोई भी क्वांटिटी कितनी ज्यादा चेंज हो रही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने देखा तो हम क्या बोल सकते हैं, आपकी हाइट थी 160 सेंटीमीटर, ये आपके 18th बर्थडे पे ये आपकी हाइट थी, 18th बर्थडे की आपकी हाइट थी 160 सेंटीमीटर। जब आपका 19th बर्थडे आया तो आपकी हाइट कितनी हो गई, आपकी हाइट हो गई 172 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं 1 ईयर में आपकी हाइट कितनी बढ़ी तो आप क्या बोलोगे, 12 सेंटीमीटर बढ़ी। ठीक है ना, अब अगर मैं बोलूं कि 1 मंथ में आपकी हाइट कितनी बढ़ी होगी तो आप क्या बोलोगे, 12 सेंटीमीटर बढ़ी आपकी 1 ईयर में। तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो आपकी हाइट कितनी बढ़ी होगी, 12/12 सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर। एक मंथ में कितनी हाइट आपकी बढ़ गई, 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या मानते हैं, अगर हमें निकालना हुआ 1 डे में हमारी हाइट कितनी बढ़ी, 1 डे में हमारी हाइट कितनी बढ़ी, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम मान रहे हैं कि एक मंथ में हमारा 30 डेज होते हैं, है ना। हम 31 डेज को नहीं काउंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, 30 डेज होते हैं, तो 30 सेंटीमीटर, 1/30 सेंटीमीटर बढ़ी। अब मैं अगर निकालूं 1 आवर में मेरी हाइट कितनी बढ़ी, 1 आवर में मेरी हाइट कितनी बढ़ी, तो एक डे में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं।
24 से आप इसको डिवाइड कर दोगे 1/24 क्रॉस 30, ये आपकी हाइट बड़ी होगी, है ना। अब अगर मैं निकालूं कि 1 मिनट में मेरी हाइट कितनी बड़ी होगी, आपकी हाइट कितनी बड़ी होगी 1 मिनट में, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो ये कितना बन जाएगा 1/24 क्रॉस 30 क्रॉस 60, 1 मिनट में आपकी हाइट इतनी बड़ी। अब मैं अगर निकालूं 1 सेकेंड में आपकी हाइट कितनी बड़ी, 1 सेकेंड में आपकी हाइट कितनी बड़ी, तो आप क्या लिखोगे 1/24 क्रॉस 30 क्रॉस 60 क्रॉस 60, है ना, 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। अब मैं निकालूं अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, तो इसी तरीके से आप इसको डिवाइड करते जा सकते हो। तो अगर हम देखें तो 1 सेकंड में आप हर दिन 1 सेकंड में आप इतना बढ़ रहे थे, ये वैल्यू अगर आप निकाल लो तो आप बता सकते हो कि हर दिन आप कितना बढ़ रहे थे 1 सेकंड में, ठीक है ना। 1 सेकंड में आप कितना बढ़ रहे थे और पर डे आप कितना बढ़ रहे थे, 1/30 सेंटीमीटर आप बढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, आपके हाइट के चेंज होने का क्या हो गया, रेट हो गया, आपके हाइट के चेंज होने का रेट हो गया, कितना हो गया, ये वैल्यू आ गई आपकी, है ना। इसको हम लोग अगर किसी एक मोमेंट पे बात करें कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपकी हाइट इंक्रीज होने का रेट क्या है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलस का यूज करते हैं, ठीक है ना। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का हम यूज करते हैं। तो हम आइए देखते हैं, हम कोई फंक्शन लेके देखते हैं, ये तो हमारा एक जनरल सा एग्जांपल हो गया। तो अगर हम कैलकुलस का यूज करके देखें, डिफरेंशिएशन का यूज करके देखें, तो यहाँ पे आपको सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे x दिया हुआ है t² + 2t + 3, ये दिया हुआ है आपको, है ना। और आपसे बोला जा रहा है कि x = 1, t = 1 सेकेंड पे, t = 1 सेकेंड पे इसकी वैल्यू कितनी थी, t = 1 सेकेंड पे अगर आप देखो x की वैल्यू कितनी रही होगी, 1² + 2 × 1 + 3, यही तो रही होगी इसकी वैल्यू। अगर आप इसको निकालोगे तो कितना आएगा, ये पहला मैं निकाल रहा हूं, कितना आएगा इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे 3 2 5 1 6 आ गया। अब दूसरा अगर हम यहां पे निकालें t = 1.1 सेकेंड पे, 1.1 सेकेंड पे x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू अगर आप यहां निकालोगे, ये आप कैसे करोगे, t = 1 सेकेंड अगर मैंने पूछा तो आपको क्या करना है, सिंपली t की जगह पे इस फंक्शन में आपको 1 पुट कर देना है, ठीक है ना। t की जगह पे आपने 1 पुट कर दिया तो आपकी वैल्यू आ गई 6। अब मैं जब 1.1 लिखूंगा तो कितना मैं पुट करूंगा, 1.1 पावर 2 + 2 × 1.1 + 3, तो 1.1 में अगर आप देखोगे तो कितना मिलेगा, 1.21 प्लस यहां पे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 2.2 + 3, तो इसको अगर सबको आप ऐड करोगे तो 6.31 आएगा, 6.31 आ गया, है ना। अब अगर हम तीसरी कंडीशन में देखते हैं, t = 1.01 सेकेंड में, अगर 1.01 सेकेंड दिया हुआ है तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, तो x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या रखोगे आप, 1.01 होल पावर 2 प्लस 2 × 1.01 प्लस 3। अब इसको आप निकालो, 1.01 का स्क्वायर आपको करना है, तो स्क्वायर यहाँ पे आप कर लो, यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ आपको, 1.01 क्रॉस 1.01, ठीक है। तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 101, अब ये आ जाएगा 0 0 0, और 1 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 101, यही तो आएगा आपका। तो यहाँ हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 2, और ये हो गया 0, ये हो गया 1, और कितने पे आप लगाओगे, यहाँ पे आप लगाओगे, तो कितना मिल गया आपको, ये मिल गया आपको 1.02 मिल गया ये आपको, ठीक है। प्लस इसको आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, 2.02 प्लस 3 इतना मिलेगा। अब इसको अगर आप ऐड करो, 3 2 5 1 6 6.04 ये मिलेगा,
6.04 मिल गया। अब आपको फर्दर निकालना है, फोर्थ कंडीशन में क्या निकालना है, t इक्वल टू 1.001, t इक्वल टू 1.001 सेकेंड में क्या आएगी वैल्यू x की। x को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1.001 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.001 प्लस 3, यही तो लिखोगे आप। अब यहां पे मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब 1.001 को आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 1.001 की वैल्यू कितनी आएगी आप बताओ मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग इस यहीं पे देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके 1.001 मल्टीप्लाइड विद 1.001, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1001 और 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 और 0, फिर आपका आ जाएगा 0 0 0 0, फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 0 0 1, यही तो आएगा। तो यहाँ से निकालोगे तो 1 0 0 2 0 0 1, ठीक है, ये मिलेगा 336 यहाँ पे आप पॉइंट लगाओगे, ठीक है। तो x की वैल्यू अब कितनी आ गई बताओ आप, 1.002 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2.002 प्लस 3। तो आप अगर वैल्यू निकालोगे तो कितना मिल जाएगा आपको बताओ, 32516 6.004, है ना। तो अब अगर आप ट्रेंड को देखो तो आपको क्या मिलेगा। अगर आप x जब निकाल रहे थे t इक्वल टू 1 पे तो आपका कितना आ रहा था 6, जब आपने x निकाला t इक्वल टू 1.1 पे तो कितना आया था आपका, 1.1 पे 6.31। जब आपने x निकाला t इक्वल टू 1.01 पे तो कितना आ गया बताओ आप, ये आ गया आपका 6.04। जब आपने x निकाला t इक्वल टू 1.001 सेकेंड पे, 1.001 सेकेंड पे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 6.004, है ना। इसी तरीके से अगर आप इसको बढ़ाते जाओ और अगर आप x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू t इक्वल टू 1.00000 ऐसे बढ़ाते जाओ आप 1, ऐसे कुछ लो वैल्यू, तो यहां पे ये किसको टेंड करेगा, ये एग्जैक्टली 6 को टेंड करने लगेगा। तो जो ये t इक्वल टू 1 पे आपकी वैल्यू थी, अगर आप बहुत ही क्लोज जाओगे, t इक्वल टू 1 के बहुत ही क्लोज जाओगे तो ये वैल्यू किसको टेंड करने लगेगी, 6 को टेंड करने लगेगी, ठीक है ना। एग्जैक्टली जो t इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू थी उसी को ये टेंड करने लगेगा, उसी वैल्यू को, ठीक है। तो ये अगर आप बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए अगर आप देखोगे, बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 6 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है, इसको आप पहले नोट डाउन करो, उसके बाद फिर मैं बताता हूं कि इसमें कैलकुलस को हम ये डिफरेंशिएशन से हम कैसे निकालेंगे। इसको नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम को। अब हम इसमें देखेंगे कि हम कैलकुलस का यूज करके कैसे निकालते हैं, है ना। थोड़ा मैं आपको फील दिलाना चाह रहा हूं कि आपको थोड़ी फील आ जाए कि हम डिफरेंशिएशन का यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, देखो यहां पे क्या आएगा। अब अगर आप x की वैल्यू देखो तो ये वैल्यू है। अब यहीं पे मैं अगर x की वैल्यू t इक्वल टू t प्लस डेल्टा t पे निकालू, जहां पे डेल्टा t इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है 1 से, बहुत ही छोटा इंटरवल है, बहुत ही छोटा, ठीक है ना, बहुत ही छोटा इंटरवल है। तो उसमें आपको बताना है
कि x की वैल्यू क्या आएगी, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम बोल सकते हैं इसको x प्लस dx डेल्टा x हो गया, ये x प्लस डेल्टा x हो गया। ये जब हमने t प्लस डेल्टा t लिया, जहां पे डेल्टा t हमारा 1 से बहुत ही छोटा है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस डेल्टा x आ गई, है ना। ये हमने मान लिया x प्लस डेल्टा x हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, t की जगह पे t प्लस डेल्टा t पुट कर दो आप, t प्लस डेल्टा t होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी प्लस डेल्टा टी प्लस 3, ये आप लिख दोगे, है ना। अब अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो आप यहाँ a प्लस बी वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। तो अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लिख लेना अगर आपको नहीं आता है तो, आता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू है, तो इसका आप अगर स्क्वायर करोगे तो क्या स्क्वायर मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी, यही तो मिलेगा, ठीक है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 को, तो 2t प्लस 2 डेल्टा टी प्लस 3, यही तो मिलेगा, है ना। अब इसको आप क्या करो, टी स्क्वायर 2t और 3 को एक साथ रखो, तो टी स्क्वायर मैं इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ रख रहा हूं, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, इसको मैंने एक साथ कर दिया, प्लस अब मैंने डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी प्लस 2 डेल्टा टी, इसको मैंने एक साथ कर दिया। तो आप इसको देख के बताओ, यही वैल्यू तो है, ये x की ही वैल्यू तो है, अगर आप देखोगे ये क्या है, x के इक्वल है, तो इसको आप रिप्लेस कर दो किससे, x से, x प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी प्लस 2 डेल्टा टी, ये लिखोगे आप, है ना। अब यहां से आप देखो ये किसके इक्वल है, x प्लस डेल्टा x के इक्वल है ना, x प्लस डेल्टा x के इक्वल है। अब यहां पे क्या होगा, x आपका कैंसिल हो जाएगा किससे, इस x से कैंसिल हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, है ना, समझ आ रहा है आपको। अब यहां पे क्या करेंगे हम, डेल्टा x अगर निकालें तो कितना मिलेगा आप बताओ, डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी प्लस 2 डेल्टा टी, ठीक है। अब अगर हम दोनों साइड को डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, दोनों साइड को हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी मिलेगा हमें, यहाँ क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें डेल्टा टी प्लस ये कितना मिल जाएगा 2t और ये कितना मिल जाएगा 2, ये यही तो मिलेगी हमें वैल्यू। अब अगर हम देखें तो हमारा डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी वो किसको टेंड कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है। डेल्टा टी हमारा किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, जीरो के पास जा रहा है, क्योंकि ये 1 से बहुत ही छोटा है, तो बहुत ही छोटा है तो ये जीरो को टेंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम लिमिट ले लेंगे कि लिमिट क्या होगी, ये जीरो को टेंड कर रही है। तो अगर हम लिमिट लेंगे जीरो को टेंड करने वाली, तो अगर हम यहां पे लिख दें लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें बताओ आप, डेल्टा टी टेंड कर रहा है जीरो को, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो जीरो प्लस 2t प्लस 2, यही तो लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना। अब देखो ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, dx बाई डी टी, ये कितना आ जाएगा 2t प्लस 2, ये आ गई आपकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए आपको निकालना है तो dx बाई डी टी आप आसानी से निकाल सकते हो कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, आ गया समझ में।
इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे की चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। नोट डाउन कर लो आप लोग फटाफट। चलो कर लिया होगा नोट डाउन। अब हम लोग आगे की चीजें देखते हैं। तो हमने इससे क्या कंक्लूड किया कि अगर हमें dx बाई dt निकालना है, dx बाई dt निकालना है, तो ये क्या मिलेगा हमारा, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t, ये मिल जाएगा, है ना। जो लोग मेडिकल के हैं वो लोग लिमिट से ना डरें, इसका बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपली आप ये याद रखो कि dx बाई dt क्या होता है, डेल्टा x बाई डेल्टा t होता है, जहाँ पे डेल्टा t टेंड करता है जीरो को, बहुत ही स्मॉल होता है और वो जीरो को टेंड करता है, ठीक है ना। इतना आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया। तो हमारा अगर dx बाई dt हमने जो निकाला था वो हमें कितना मिला था, 2t प्लस 2, और हमारा फंक्शन क्या था, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, यही तो हमारा फंक्शन था, है ना। इस फंक्शन को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिल गया 2t प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के कुछ जो बेसिक फॉर्मूले हैं हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला, ये चीज आपको याद होनी चाहिए जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या है, अगर dk बाई dx आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो, जहां पे क्या होगा, k आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, k क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। दूसरा, अगर कहीं पे आता है dkx बाई dx, अगर ये आता है तो इसको आप क्या करोगे, जो कांस्टेंट होता है हमारा वो बाहर निकल जाता है, k हमारा बाहर आ जाएगा और यह क्या मिल जाएगा, dx बाई dx, dx बाई dx कितना मिल जाएगा, हमें सिर्फ k मिल जाता है। तो अगर हमें dx बाई dx निकालना है तो क्या मिल जाएगा, हमें k मिल जाएगा। तीसरा फॉर्मूला हम देखते हैं, अगर हमें dx बाई dx निकालना हुआ, dx बाई dx, तो ये कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, ठीक है। dx बाई dx कितना होता है, 1 होता है। अगर हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करें तो हमें 0 मिलता है। अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, ठीक है, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। और अगर x को उसी के रेस्पेक्ट में, किसी फंक्शन को उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है उस डिफरेंशिएशन की, ठीक है ना। तो ये आपको याद अगर आप रखोगे, क्या है पता है आपको, मैं एक सीक्रेट बताता हूं, जो टॉपर्स होते हैं ना, जो टॉपर्स होते हैं, जो टॉप रैंक्स लाते हैं IIT JEE में आप देखो, नीट में या मेडिकल में, जिसमें भी आप देखो, एम्स में देखो, तो उनको क्या रहता है, फॉर्मूले सब उनके टिप्स पे रहते हैं, है ना। जितने टाइम में आप एग्जाम में बैठ के फॉर्मूला सोचते हो और उसको डिराइव करके आप तब लिखने जाते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, उतने टाइम में वो 2 क्वेश्चन निपटा चुके होते हैं, है ना। वो फटाफट उनको फॉर्मूले याद होते हैं और वो फटाफट उसको निपटा देते हैं जो भी क्वेश्चन उनके सामने आता है ना। तो फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, इससे आपका एग्जाम में टाइम सेव होगा, है ना। तो जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनके टिप्स पे हो जाते हैं फॉर्मूले, उनको हर जगह उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि ये फॉर्मूले आप याद कर लो फटाफट, जो भी फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट जो है, और जो सिंपल है उसको तो आप तुरंत ही डिराइव कर लोगे विदिन 5 सेकेंड, है ना। तो उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो डिराइव आप कर लोगे तुरंत। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां तक हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं dx पावर n बाई dx। अगर x पावर n को हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये कितना मिलता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है, ये मिल जाता है। अब 5 देखते हैं, d e पावर x बाई
dx, तो ये कितना मिलता है हमें, e पावर x मिलता है। ठीक है, 6 अगर हम देखें, अगर हमें दिया हुआ है d ln x, ये e पावर x था, बाई dx, तो ये कितना मिल जाता है हमें 1/x। ठीक है, 7th अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है आपको, d a पावर x, अगर आप इसको देखो बाई dx, तो कितना मिलता है ये log a, इसको आप ln a बोल सकते हो, ln a इंटू a पावर x। ठीक है ना, ln a इंटू, या तो आप इसको इस तरीके से लिखो a पावर x इंटू ln a। ठीक है, 7th के बाद 8th फॉर्मूला आपका आता है। 8th फॉर्मूला क्या है, d साइन x बाई dx, कितना मिल जाएगा ये आपको cos ऑफ x मिलेगा। ठीक है, 9th फॉर्मूला अगर हम देखें, d cos ऑफ x dx, cos x, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है ना, तो माइनस साइन x, ये मिलता है आपको। अगर आप 10th फॉर्मूला देखो, d tan x, तो ये कितना मिलता है आपको, अगर आप tan x को डिफ्रेंशिएट करो तो आपको मिल जाता है sec स्क्वायर x। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 11th में देखो, अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया d cot x बाई dx, तो ये कितना मिल जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। इसके बाद 12th, अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया d sec x डिवाइडेड विद dx, तो कितना मिल जाएगा ये आपको sec x, ये मिलता है sec x tan x। ठीक है, अगर आपने 13 में क्या कर दिया, d cosec x निकाला, cosec x बाई dx, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, माइनस कोसेक x कॉट ऑफ x। ठीक है, इतना फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। ठीक है, लिख लिया आपने। एक फॉर्मूला और आप लिख लो, 13 14। 14 क्या है, d log ऑफ a पे, बेस a पे अगर x दिया हुआ है बाई dx अगर है, ये क्या मिल जाता है, इसका बेस चेंज से आप अगर निकालोगे, मैंने आपको ln x का बताया हुआ है ना, बेस चेंज से अगर आप निकालोगे तो log a, इसको क्या लिख सकते हो, ln x लिख सकते हो, डिवाइडेड विद ln a हो जाएगा, ln a हो जाएगा। तो ln x कितना मिल जाएगा आपको, 1/x इंटू 1/ln a। ln क्या होता है, log टू द बेस e, log का बेस क्या होता है, e होता है, जिसको हम ln बोलते हैं। ठीक है ना, इतना आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, होप सो। कर लिया, आप लोग इसको याद रखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये फॉर्मूलों का आपको यूज आएगा, आप फटाफट सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे। ठीक है, अब हम इस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू, कुछ कुछ रूल्स देख लेते हैं। पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर कहीं x इक्वल टू a प्लस बी का फॉर्म दिया हुआ है, इस टाइप का आपका इक्वेशन है, तो आप क्या लिखोगे, dx बाई dt अगर आपको निकालना है तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे dA बाई dt आप अलग निकाल लो और प्लस dB बाई dt आप निकाल लो अलग से। ठीक है ना, ये पहला रूल हुआ। और दूसरा रूल
कहीं पे आपको दिया हुआ है x इक्वल टू के टाइम्स ए प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है ना, k टाइम्स ए प्लस बी दिया हुआ है, तो इसको क्या करो आप dx बाई dt से आप अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा, k आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dA बाई dt प्लस dB बाई dt, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका। अगर कहीं पे मल्टीप्लाइड है फंक्शन, तीसरा अगर कहीं पे x इक्वल टू ए बी प्लस सी दिया हुआ है तो dx बाई अगर dt आप निकालोगे तो क्या लिखोगे आप d, इसमें जितने भी फंक्शन हैं आपके सबको आप बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करोगे और रिमेनिंग को आप सेम रखोगे। तो जैसे मैं b को यहाँ एज इट इज रखता हूँ और मैं क्या करूँगा dA बाई dt लिखूँगा, ठीक है। फिर आप दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हैं तो आप क्या करोगे, पहले आपने b को एज इट इज रखा और a को डिफ्रेंशिएट किया, फिर आप क्या करोगे a को एज इट इज रखोगे और b को आप डिफ्रेंशिएट करोगे। जितने भी फंक्शन रहेंगे मल्टीप्लाइड में सबको आपको ऐसे ही करना है। प्लस c वाला जो रहेगा वहां पे क्या आ जाएगा dc बाई dt, ठीक है, dc बाई dt आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर फोर्थ रूल देखें, फोर्थ रूल यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे, मान लो x इक्वल टू ए बी सी डी, चार फंक्शन मल्टीप्लाइड हैं, चार फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड हैं, ठीक है ना, तो इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका अगर आपको निकालना है dx बाई dt तो क्या करोगे आप, वही रूल लगाना है आपको, एक को डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी सबको एज इट इज रखना है। तो बी सी डी और dA बाई dt प्लस ए सी डी dB बाई dt प्लस ए बी डी dC बाई dt प्लस ए बी सी डी डी बाई dt, ठीक है ना। तो आप क्या करो, सिर्फ एक को डिफ्रेंशिएट करो, बाकी सबको एक साथ रखो, फिर प्लस लगाओ, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, बाकी सबको एक साथ रखो, फिर प्लस लगाओ, तीसरे को डिफ्रेंशिएट करो, बाकी सबको एक साथ रखो, ठीक है ना। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो कि क्या वैल्यू जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इसी तरीके से आपको अगर निकालना है डिवाइड का 5, तो x इक्वल टू अगर a बाई बी दिया हुआ है, इसका अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसको करने के लिए आप इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही यूज कर सकते हो। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला याद है तो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप यहाँ x को क्या लिख सकते हो, a इंटू बी पावर -1 लिख सकते हो आप। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हो गए, तो अगर आपको निकालना है dx बाई dt तो क्या मिल जाएगा आप बताओ, b पावर -1 dA बाई dt मिलेगा, प्लस a को आप एज इट इज रखोगे और d 1 बाई b पावर -1 मिलेगा ना, b पावर -1 डिवाइडेड विद dt ये मिलेगा। अब इसको आप फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको आप क्या लिखोगे, dA बाई dt डिवाइडेड विद b, क्योंकि b पावर -1 है, b हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, माइनस, क्योंकि इसको अगर आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 यहाँ आ जाएगी, और dB बाई dt तो कितना मिलेगा, b पावर a इंटू बी पावर -2, ठीक है ना, इंटू dB बाई dt ये मिलेगा, ठीक है, b पावर -2। तो इसको अगर आप निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, यहां से आप बताओ, इसमें आप dA बाई dt लिखो, क्या करो आप dA बाई dt और डिवाइडेड विद b, इसमें आप b से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और b से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यहां से क्या लिखोगे, a बाई बी स्क्वायर और ये क्या मिलेगा, dB बाई dt। तो फॉर्मूला अगर आप बनाओ तो क्या मिल जाएगा आपको, b dA बाई dt, b dA बाई dt माइनस a dB बाई dt
dB बाई dt डिवाइडेड विथ b स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा आपको, dx बाई dt की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आया आपको? यहां से आप लोग निकाल सकते हो। तो अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, अगर a बाई b दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड विथ डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले से आप इसको इस तरीके से डिराइव कर सकते हो कि क्या वैल्यू आएगी। तो इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग सिंपल क्वेश्चन देखेंगे इस पे। कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। मैं रब करता हूं। देखो अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, है ना। और हम लोग सिंपल चीज़ें करेंगे। फॉर्मूले से आपको लग रहा होगा कि थोड़ा ये टफ है, अभी मैं बताऊंगा आपको बढ़िया से, तो आपको लगेगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे सब। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम यहाँ पे देखते हैं, x इक्वल टू 5t² दिया हुआ है, इसको आपको क्या निकालना है। और दूसरा फंक्शन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 5, और ये आपका हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा, और इसके बाद तीसरा दिया हुआ है। तीसरे में क्या है, x इक्वल टू sin t प्लस tan t दिया हुआ है। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू e पावर t प्लस ln t, ये दिया हुआ है। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ में आपको दिया हुआ है x इक्वल टू log a बेस पे आपका t दिया हुआ है, प्लस आपका दिया हुआ है यहाँ पे t पावर 7। ये आपके सामने क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चन को आपको फटाफट सॉल्व करना है। फटाफट सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं, आप अपना मैच करना कि आपका कितना सही हुआ। चलो अब हम लोग देखते हैं। आपको रूल यूज करना है और क्या यूज करना है, जो मैंने फॉर्मूले बताया उसको यूज करना है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, सॉल्यूशन तो मुझे क्या मिलेगा बताओ आप। पहले में अगर मैं देखूं, अगर मुझे निकालना है dx बाई dt, तो मुझे क्या मिलेगा, 5d इंटू 5t² बाई dt, यही तो मिलेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5 मेरा कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट रहता है वो बाहर आ जाता है। तो k कांस्टेंट रहता है तो बाहर आ जाता है, तो 5 मेरा बाहर आ गया। अब मुझे क्या मिलेगा, dt² बाई dt, यही तो मिलेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा t² को, तो 5 इंटू 2t पावर 2 माइनस 1, यही तो मिलेगा। तो अब क्या मिलेगा आपको, 10t। ये आपका आ गया पहले का आंसर, ठीक है। अब हम इसी तरीके से देखते हैं अपना दूसरे क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 में अगर हम देखें तो कितना दिया हुआ है, x इक्वल टू, अब हम डायरेक्टली dx बाई dt लिखते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो दिया ही हुआ है। dx बाई dt लिखोगे आप तो क्या मिलेगा, सेम उसी तरीके से आप इसको करोगे। 3 क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो इसको मैं बता देता हूँ, d इंटू 3t² बाई dt प्लस d इंटू 2t बाई dt प्लस d इंटू 5 बाई dt, यही तो आएगा। सभी फंक्शन का आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि ये प्लस में है, तो प्लस में जितने भी फंक्शन रहते हैं सब अलग अलग आप डिफ्रेंशिएट करते हो। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा आपका, dt² बाई dt आएगा, ये मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा, dt बाई dt मिलेगा, प्लस अब आप जानते हो अगर आप कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करो, तो मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था, वो क्या मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप निकालो,
3 इंटू टी स्क्वायर का कितना होगा 2 इंटू टी पावर 2 माइनस 1, यही तो मिलेगा, प्लस 2 प्लस 0, 0 आपका तो खत्म हो गया। यहाँ क्या मिल जाएगा 6t 2 माइनस 1 1 होगा प्लस 2, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब हम थर्ड देख लेते हैं, क्या आएगा आपका। थर्ड में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू साइन टी प्लस टेन टी, तो dx बाई डी टी अगर मैं लिखूं तो d साइन टी बाई डी टी प्लस डी टेन टी बाई डी टी, यही तो मिलेगा। अब डी साइन टी कितना हो जाता है बताओ आप, कॉस टी हो जाएगा, और टेन टी कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर टी मिल जाएगा आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप नोट करो। फिर हम देखते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ में है आपका x इक्वल टू ई पावर टी एल एन टी, तो dx बाई डी टी कितना मिलेगा, ई पावर टी डिवाइडेड विद डी टी, डी बाई डी टी प्लस डी एल एन टी डिवाइडेड विद डी टी, क्या मिलेगा आपको, यहां से मिल जाएगा ये ई पावर टी मिलेगा प्लस 1 बाई टी मिल जाएगा। ठीक है, यही मिलेगा आपको। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या हुआ है, x इक्वल टू लॉग ए पे टी, ठीक है ना, लॉग ए पे टी और दिया हुआ है टी पावर 7, तो क्या लिखोगे आप dx बाई डी टी डी लॉग टी टू द बेस ए, लॉग टी टू द बेस ए डी टी प्लस डी टी पावर 7 बाई डी टी, यही तो है, टी पावर 7 ही दिया हुआ है। ठीक है ना, अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, तो कितना होता है 1 बाई टी एल एन ए, यही तो मिलेगा, प्लस 7 टी पावर 6 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा, चलो अभी एक दो क्वेश्चन इसी में और देखते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं जिसमें फंक्शंस हमारे मल्टीप्लाइड हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, फंक्शंस मल्टीप्लाइड हैं तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया बस वही रूल यूज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 अगर दिया हुआ है x इक्वल टू साइन टी ई पावर टी प्लस टी स्क्वायर कॉस टी, ये दिया हुआ है फंक्शन, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर इसका मैं सोल्यूशन आपको बताऊं, पहले आप खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं सोल्यूशन बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने ट्राई, अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं। यहां पे अगर आपको निकालना है dx बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये वाला फंक्शन, एक फंक्शन को आपको एज इट इज रखना है, दूसरे फंक्शन को आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन टी यहाँ एज इट इज रहेगा, और d बाई डी ई पावर टी को मैं क्या कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ टी के रेस्पेक्ट में, प्लस अब मैं क्या करूँगा, ई पावर टी को एज इट इज रखूँगा और साइन टी को मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डी साइन टी बाई डी टी, प्लस यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लस, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, टी स्क्वायर को एज इट इज रखूँ और डी कॉस टी को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं डी टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब उसके बाद अगर कॉस टी को मैं एज इट इज रखूं और डी टी स्क्वायर बाई डी टी को मैं, इसको मैं टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो क्या मिलेगा आप बताओ। यहां से पहले एक्सप्रेशन से ई पावर टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई पावर टी होता है, तो ई पावर टी साइन टी मिल जाएगा यहाँ पे आपको, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी होता है, ई पावर टी कॉस टी मिल गया आपको, प्लस प्लस होगा,
अब यहाँ पे टी स्क्वायर कॉस टी, अब जानते हो कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी होता है। कॉस टी का माइनस साइन टी होता है, तो ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस टी स्क्वायर साइन टी, यही तो मिलेगा, प्लस इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2t कॉस ऑफ t, ये मिल जाएगा। ये आपका dx बाई dt की वैल्यू आ गई। तो अगर फंक्शन मल्टीप्लाइड है तब आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। समझ आ गया आपको, नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा, चलो मैं रब करता हूं अब इसको। चलो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस। अगर हमें फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलने का क्या मतलब हुआ, जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो साइन एक्स तो खुद में एक फंक्शन होता है और लॉग अपना अलग फंक्शन होता है, तो लॉग का फंक्शन एक दूसरा फंक्शन है। तो इसको अभी आपने डिफरेंशिएट करना नहीं सीखा था, इसको आपने अभी डिफरेंशिएट करना नहीं सीखा था। तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ऐसे अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन पहले आप लिख लो, फिर उसके बाद आप जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको आप ट्राई करना, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन अगर मैं लिखूं तो हम क्या करें, जो हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन है, अगर हम क्या मान लें यहाँ पे साइन एक्स को अगर हम मान लें टी, साइन एक्स को अगर हम मान लें टी, तो क्या मिल जाएगा हमें, y क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ टी मिल जाएगा हमें। इसको आप लॉग बोल दो या ln बोल दो इसको आप, ठीक है ना, इसको आप ln बोल दो। ln का मतलब नेचुरल बेस हो गया, इसका बेस क्या हो गया, e हो गया। तो अगर हम देखें तो ln t मिल जाएगा हमें, ln t मिल गया हमें। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें t के रेस्पेक्ट में, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो ये ln t मिल गया हमें। अब अगर हम यहाँ पे dy बाई dt निकालें तो कितना मिल जाएगा, 1 बाई टी मिल जाएगा। अब अगर हम t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, t की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो कितना मिल जाएगा हमें, 1 बाई साइन x, यही मिलेगा dy बाई dt से। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब यहां क्या करो आप, फ्रॉम, अब यहां देखो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप देखो, इक्वेशन 1 से आप क्या बोल सकते हो, t इक्वल टू साइन x, ये दिया हुआ है आपको, t इक्वल टू साइन x। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dt बाई dx कितना मिल जाएगा आपको, साइन x का डिफरेंशिएशन d साइन x बाई dx, ये मिलेगा, ठीक है, आया समझ। अब इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करें तो dt बाई dx क्या मिल जाएगा हमें, बताओ आप। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो साइन x का कितना आ जाता है, cos x, यही तो आता है, ठीक है, समझ आया आपको। तो यहां पे कितना मिल गया हमें, dt बाई dx कितना मिल गया, cos x, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो आप। तो अब अगर 1 और 2 से अगर हम देखें, अगर हमें निकालना है dy बाई dx अगर हमें निकालना है, dy बाई dx निकालना, यही तो हमारा टारगेट था, dy बाई dx निकालने का, है ना, dy बाई dx निकालने का ही हमारा टारगेट था। अब हम इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy बाई dt मल्टीप्लाइड विथ dt बाई dx कर देंगे, dy बाई dt निकाल लेंगे और dt बाई dx। तो आप जानते हो dt और dt यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, ये आपको dy बाई dx ही मिल जाएगा। तो अब दोनों इक्वेशन से आप बताओ dy बाई dt कितना है, 1 अपॉन साइन x, और ये कितना है dt बाई dx कितना है, cos ऑफ x, cos x।
तो अगर आप इसको निकालोगे तो dy बाई डी एक्स अगर आप निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, cot x। ये आपका आंसर आ गया cot x। ठीक है, तो क्या किया हमने उसको t मान लिया और t मान के फिर हमने इस तरीके से डिफरेंशिएट करके फंक्शन ऑफ फंक्शंस को हमने सॉल्व किया। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे का बताता हूं, आगे का क्वेश्चन। ठीक है ना, नोट डाउन कर लो आप फटाफट। चलो अब मैं रब करता हूं इसको और फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं, फंक्शन ऑफ फंक्शंस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो मैं बताऊंगा वो ट्रिक आप बढ़िया से यूज करोगे, वही ट्रिक से आपको सॉल्व करना है। इस तरह से आपको टी मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ई पावर साइन एक्स, ये दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब आप जानते हैं ई पावर एक्स को तो आप सॉल्व कर लेते थे, लेकिन यहाँ ई पावर साइन एक्स दे दिया। अब ई पावर साइन एक्स दे दिया तो इसको तो आप सॉल्व कर नहीं पाओगे, है ना, अपने नॉर्मल फॉर्मूले से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फंक्शन ऑफ फंक्शंस मेथड का यूज करते हैं। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूं तो आप जो मैंने अभी आपको मेथड बताया उस मेथड से आप पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो आपका आंसर आएगा, जब मैं बताऊंगा तो वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ये बताना आप, मैच करना आप लोग। ठीक है, सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। अब मैं यहां पे निकालूंगा dy बाई डी एक्स, क्या मिलेगा मुझे बताओ। dy बाई डी एक्स निकालूंगा मैं तो क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स यहां पे मिल जाएगा e पावर साइन एक्स। ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा, अपने माइंड में मैं इसको एज्यूम करूंगा कि ये वैल्यू कितनी है, मेरी t है, और इस वैल्यू को मैंने एज्यूम किया अपने माइंड में कि ये वैल्यू t है, और t की वैल्यू लेके मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अगर ये t रहता और मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता तो e पावर t आ जाता, तो e पावर साइन एक्स आ जाता, e पावर साइन एक्स आ जाता। अगर यहाँ पे t रहता और मैं t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता तो e पावर t आ जाता, तो e पावर साइन एक्स ही आता, है ना। और इसके बाद साइन एक्स को मैं क्या करूं, t को मुझे डिफरेंशिएट करना रहता है, तो फिर से मैं क्या करूंगा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो अगर मैं साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स मिल जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, कॉस ऑफ एक्स ई पावर साइन एक्स। तो जो आपने सॉल्व किया होगा उससे आप मैच करना, अगर आपने सही सॉल्व किया है तो यही आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं, हमें टी मानने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझो, एक बार इस चीज को एक बार समझ जाओगे तो आप फिर इजीली सारे क्वेश्चन को कर लोगे। देखो हम क्या करते हैं, ई पावर साइन एक्स दिया हुआ है, अब ई पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर ई पावर टी ये रहता तो उसका डिफरेंशिएशन हम जानते थे, उसके डिफरेंशिएशन से हम इसको निकाल सकते थे। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो साइन एक्स को हम क्या मान लें, टी मान लें, अपने दिमाग में बस हम एज्यूम करेंगे। तो अगर हमने साइन एक्स को दिमाग में एज्यूम कर लिया कि ये टी है, तो ई पावर टी को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ई पावर टी ही मिलता है। ई पावर टी को हमने क्या माना था, साइन एक्स को टी माना था, तो टी की जगह पे हमने साइन एक्स पुट कर दिया, तो ई पावर साइन एक्स मिल गया। अब जिसको हमने टी माना हुआ है, जिसको हमने टी माना हुआ है उसको हम क्या करेंगे, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। फिर से क्या करेंगे, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन एक्स को हमने टी माना था, साइन एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ एक्स मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो कॉस ऑफ एक्स ई पावर साइन एक्स मिल जाएगा। आ गया समझ। चलो अब हम इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको आपको समझना पड़ेगा, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू ln साइन टी स्क्वायर प्लस कॉस टी प्लस 5, ए दिया हुआ है। ये ln का पूरा पार्ट है, ln के अंदर में ये कंप्लीट फंक्शन है। ठीक है ना, ln मतलब नेचुरल लॉग। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें तो कई सारे फंक्शंस आ गए, एक फंक्शन ln का ये आ गया, साइन आ गया, साइन में भी कई सारे फंक्शंस मिल गए हमें। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, इसको भी हमारा तरीका वही है जैसे हम सॉल्व करते हैं।
तो इसका मैं सोल्यूशन लिखूं, कोई अगर ट्राई करना चाहे तो कर सकता है, फिर उसका आंसर वो देखेगा जब मैं सोल्यूशन बताऊंगा, तो आप ट्राई कर लो पहले। चलो कर लिया होगा आपने ट्राई। अब मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। अब यहां पे हमें निकालना है dx बाई dt निकालना है, हमें dx बाई dt निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस कंप्लीट फंक्शन को मैं क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। इसको मैंने x मान लिया और x के रिस्पेक्ट में y मानो इसको, क्योंकि x आपको गिवन है, y मान लिया और y के रिस्पेक्ट में इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दिया तो ln y कितना होता है, 1 अपॉन ln y मिलता है, ln y। तो ln y की जगह पे आप क्या लिखोगे, साइन ऑफ t स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ t प्लस 5, ये मिलेगा। समझ आया आपको? अब उसके बाद जिसको हमने इसको y माना था वो भी तो फंक्शन है किसी का, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। अब हमारा ln वाला काम हमारा खत्म हो गया, अब हमें साइन वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आप जानते हो जिसको हम y माने थे अब y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अब हम क्या करते हैं, इतने फंक्शन को y मान लेते हैं, तो ये साइन y आ जाएगा। साइन y का वैल्यू क्या होती है, कॉस ऑफ y होगी। y की जगह पे हम क्या रखेंगे, कॉस ऑफ t स्क्वायर प्लस कॉस t प्लस 5, ये रखेंगे। अब हमें जिसको हमने y माना है फिर से उसको हमें फर्दर डिफरेंशिएट करना है, इसको भी हमें फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2t, कॉस टी का डिफरेंशिएशन साइन टी और 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये मिल जाएगा। तो अगर आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखो तो कितना मिल जाएगा आपको, बताओ आप, कॉस टी स्क्वायर कॉस टी इंटू कॉस टी प्लस 5 और साइन कॉस टी प्लस 5, तो दोनों मिला के क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा हमें, कॉट ऑफ टी स्क्वायर प्लस कॉस टी प्लस 5 इंटू 2t माइनस साइन टी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो अगर आपको फंक्शन ऑफ फंक्शंस दिया हुआ है तो आप उसको कितने इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप आपको मूव करना है। बहुत ज्यादा फंक्शन अगर दे दिए तब तो भी आपको नहीं घबराना है, एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन जो है उसको आपको क्या मान लेना है, कुछ x y z कुछ भी आपको मान लेना है, और ये बन जाएगा आपका ln z। अब ln z को आपको डिफरेंशिएट कर देना है, तो ये मिल जाएगा। अब जिसको आपने z माना था z को भी आपको डिफरेंशिएट करना है, तो z को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये भी आपका फंक्शन ऑफ फंक्शंस है। तो जो अंदर में है उसको आप फिर क्या मान लो, z के बाद आप मान लो a मान लेते हो, उसको आपने a मान लिया, तो फिर साइन a बन गया। अब आपने साइन a को डिफरेंशिएट कर दिया तो कॉस ऑफ a आ गया आपका, a की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर दी, कॉस ऑफ a आ गया। अब जिसको आपने a माना था उसको आपको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आपको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो टी स्क्वायर को फर्दर आप डिफरेंशिएट करो तो कितना मिल जाएगा, 2t कॉस टी का साइन टी माइनस साइन टी और 5 का 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको आप फटाफट लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं आपको इसका यूज कहां पे करना है। चलो लिख लिया होगा। अब मैं इस पे कुछ यूजफुल क्वेश्चन करवाता हूं जो आपका फिजिक्स में पूछा जाएगा। ठीक है ना, फिजिक्स में जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएशन का अब हम देखेंगे, डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है आपको, इज गिवन बाय क्या गिवन है आपको, डिस्प्लेसमेंट आपका है s, कितना दिया हुआ है, ये टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है देन कैलकुलेट वेलोसिटी, देन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू
टू वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 एंड एक्सिलरेशन एट t इक्वल टू 2, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये आप कैसे निकालोगे, ये इसका फिजिक्स में जो यूज आएगा डिफरेंशिएशन का, वो मैं बता रहा हूं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले, वेलोसिटी जो होता है वो ds/dt होता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डिफरेंशिएट कर दो तो वो आपकी वेलोसिटी आती है, और जो एक्सेलरेशन आता है वो होता है dv/dt, या इसी को आप बोल सकते हो डबल डिफरेंशिएशन, d2s/dt², इसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ s क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो दो बार अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। अब आप क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। डिफरेंशिएशन आपको मैंने बता दिया है, तो आप क्वेश्चन इसका ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या आएगी वैल्यू। कर लिया होगा ट्राई। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं। देखो क्या आएगा, s हमारा दिया हुआ है, s इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10। तो अगर t इक्वल टू 2 पे आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है तो t की जगह पे 2 पुट कर दो, s टाइम 2 पे कितना आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 10, कितना आ गया बताओ, 4 प्लस 4 प्लस 10, कितना आ गया, 18 मीटर आ गया, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है t इक्वल टू 2 पे। तो वेलोसिटी क्या निकलेगी आपकी, ds/dt निकालना है, तो कितना मिलेगा बताओ आप, 2t प्लस 2 और 10 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप t की वैल्यू v एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे आप निकालोगे तो 2 क्रॉस 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है। एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का फंक्शन आपको मिल गया है, क्या फंक्शन है, 2t प्लस 2, यही तो है वेलोसिटी का फंक्शन, ठीक है। अब इसको आप फर्दर डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन आपका मिलेगा dv/dt। अब ये कितना आ गया, 2 आ गया बस, ठीक है। 2 का डिफरेंशिएशन 0 और t का डिफरेंशिएशन 1, तो 2 आ गया। तो अब अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, 2 होगा, ये कांस्टेंट होगा किसी भी वैल्यू के लिए, t की किसी भी वैल्यू के लिए ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये t पे डिपेंड नहीं कर रहा है, t पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो फिजिक्स में आपका इसी टाइप का जब भी कोई वेरिएबल की प्रॉब्लम आएगी तो आप डिफरेंशिएशन का यूज करके आप वहां से निकाल सकते हो आसानी से कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है ना। चलो इसको आप लिख लो फटाफट, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। कर लिया होगा, चलो मैं रब करता हूं। अब हम लोग देखते हैं इसका यूज हम कहां करते हैं, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहला यूज क्या है, टू कैलकुलेट रेट ऑफ एनीथिंग। किसी चीज का अगर हमें रेट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे अगर आपको x दिया हुआ है, मान लो x आपको दिया हुआ है, y मान लो आप y दिया हुआ है x पावर 5 प्लस x पावर 2 प्लस 3, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ y पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, आपको पूछा जा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है।
इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, हमें पूछा जा रहा है बेसिकली dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा, आप जानते हो 5x पावर 4 प्लस 2x, यही तो मिलेगा, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना, एक लाइन में। तो रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, नोट करो आप, फिर मैं अगला यूज आपको बताता हूं। कर लिया होगा आपने। अब मैं नेक्स्ट यूज आपको बताता हूं। सेकेंड यूज क्या है डिफरेंशिएशन का, सेकेंड यूज इसका है टू कैलकुलेट slope of any function, to calculate slope of any function। तो अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो स्लोप पहले होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना है। तो अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो अगर मान लो ये y एक्सिस है, अगर मान लो कोई लाइन यहाँ पे ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, या तो आपको मैं थोड़ा और सिंपल करके बताता हूँ पहले, कोई लाइन आपकी यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है कोई लाइन, ये आपका इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो आपको इसका स्लोप निकालना है। मान लो ये एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है यहाँ से, तो इसका अगर इस लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है तो इसका स्लोप कितना आता है, स्लोप आता है tan थीटा। स्लोप क्या होता है इसका, tan थीटा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। इसका अगर आप एंगल का थीटा निकाल लो तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। इसी स्लोप को हम क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स भी हम इसको बोल सकते हैं। स्लोप इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अगर हम dy बाई डी एक्स भी निकाल लें, तब भी वो क्या होगा, इसका स्लोप होगा, ठीक है ना। ये इसका स्लोप निकालने के लिए हम यूज करते हैं। ये तो हो गया जब लाइन आपको गिवन है। अगर आपको कोई कर्व गिवन है तो उसका स्लोप आप कैसे निकालोगे। अगर कर्व आपको गिवन है कोई, मान लो कुछ इस टाइप का आपको कर्व गिवन है, ठीक है ना, कर्व गिवन है और उस पर आपको स्लोप निकालना है, तो हम क्या करते हैं, कर्व पे किसी पॉइंट पे हम स्लोप निकालते हैं। जैसे हमारा हो गया ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, x इक्वल टू 2 पे हमें स्लोप निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कर्व को सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पे टच करके जा रही हो। ध्यान से आप सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई कर्व्ड आपका फंक्शन दिया हुआ है तो आपको अगर किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो आपको क्या करना है, उससे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है वहां से जो उस कर्व को सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट पे टच करके जा रही हो, ना तो उसको क्रॉस करे ना तो कुछ करे, सिर्फ उसको क्या करे, उसी पॉइंट पे टच करके जा रही हो। तो उस लाइन का अगर आप स्लोप निकाल लो तो वही क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ का स्लोप हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर इस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है तो आप क्या करोगे, इससे एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये लाइन का अगर आप स्लोप निकाल लो थीटा, तो आप क्या निकाल लो, dy बाई स्लोप। अगर इसका मैं पूछूं आपको, स्लोप अगर मैं पूछूं तो क्या आएगा, tan ऑफ थीटा आएगा, tan थीटा। और इसको आप क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2, ठीक है ना। tan थीटा या तो आप निकाल लो, या तो आप क्या निकाल लो, dy बाई डी एक्स निकालो और x की जगह पे पुट कर दो आप 2, है ना, तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। इसको आप बना लो, फिर एक क्वेश्चन में इस पे बताता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। कर लिया होगा। अब मैं रब करता हूं इसको। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x कर दो इसको आप प्लस 7, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्लोप, व्हाट इज द स्लोप ऑफ y, स्लोप ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2, ऐसा पूछा जा रहा है आपको। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। इसको आप कैसे निकालोगे, इसका स्लोप आपको निकालना है, सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx निकाल लो। इसका क्या मिलेगा 2x प्लस 5, ठीक है। तो अब 2x की जगह पे x की जगह पे आप 2 यहां पे पुट कर दो, तो स्लोप एट आप क्या लिख सकते हो, स्लोप एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5, तो कितना आ गया 9, ये आपका आंसर आ गया। इसका स्लोप क्या होगा 9 होगा किसी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप स्लोप निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हमारा इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, उसका यूज देखेंगे हम कहाँ पे करते हैं, फिर उसके बाद हमारा बेसिक मैथमेटिक्स, इसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा बचेगा, मैक्सिमा और मिनिमा देखेंगे, उसके बाद हमारा बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर से क्या मूव कर जाएंगे, फिजिक्स पे मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ढंग से पढ़ना है ना, ये आपका आगे यूज आने वाला है, तो इसका मैं यूज करूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप पढ़े रहोगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।